Hello and welcome back to this fabulous channel and your favorite channel, and today we are going to learn the 6th chapter of Science 1, that is refraction of light. Okay, so first of all I want to know that what is meant by light. What is light? Can you define? So what is light? Light क्या है? Light is an electromagnetic radiation. लाइट इज एन, याद रखना आज के बाद कोई भी पूछ ले कि बेटा लाइट क्या है तो आप बोलोगे रोशनी, है ना, क्योंकि कुछ लोग समझदार नहीं होते तो थप्पड़ मार के भगा देंगे, बोलेंगे कुछ भी बोल रहा है। बट कोई समझदार व्यक्ति पूछे कि बेटा लाइट क्या होता है तो आप रोशनी मत बोलना, वरना बोलेगा रोशनी मेरे बाजू में रहती है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। जैसे गांव वगैरह में लोग इसका मतलब इसलिए पूछते हैं, उनको मीनिंग जानना रहता है कि इसको मालूम है क्या कि लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस मकसद से। बट जो असली लोग होते हैं, असली साइंस के लोग होते हैं, उन लोग इसलिए पूछते हैं कि देखो कितनी नॉलेज है इसकी। ओके, सो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों कंबाइंड है, ठीक है, जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन कराती है, मतलब हमें देखने में हेल्प करती है, देखने का सेंस कराती है। ये होती है हमारी लाइट, ठीक है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आसान शब्दों में बोलो तो क्या बोलोगे बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सीधा सीधा मतलब होता है बेंडिंग ऑफ रेज। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ रेज, मतलब रेज का बेंड होना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, सीधे और आसान शब्दों में, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स बेंडिंग ऑफ रेज। दो टाइप के मीडियम हमारे पास हो सकते हैं, एक होता है ओपेक और एक होता है ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब जैसे ये दीवार या फिर ये दीवार, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसा मारोगे तो वो रिटर्न आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन किधर होता है? ओपेक में। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब खिड़की जैसा, ठीक है, आर पार देख सके जिससे, ग्लास, वो सब ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें अगर लाइट रे जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो आगे चली जाएगी, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग। इसको डीप में पढ़ेंगे, फिलहाल आसान शब्दों में समझिए, ठीक है। तो जब भी कोई पूछे आपसे रिफ्रैक्शन मतलब तो बोल देना बेंडिंग। तो जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट पास होती है तो ये बेंड होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम तो हमारे आजू बाजू भी है। कौन है वो? हवा। हवा भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आर पार देख पा रहे हो ना, सामने हवा है मेरे, यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब है, बट इसके आर पार मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, सामने की चीज मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर तो हर जगह फैला हुआ है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो प्योर डेफिनेशन है वो मैं अभी आपको बता दूं, बट उससे पहले ये बेसिक चीजें समझ लीजिए। ये सब शायद ही आपको मालूम रहा होगा, अगर मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका प्रिपरेशन लेवल, बेसिक लेवल काफी हाई है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कठिन शब्दों में डेफिनेशन क्या है, ठीक है। लाइट चेंजेस, चलिए, तो लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। सपोज यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। बोलोगे पहला वाला तो दिख ही नहीं रहा है। अरे हवा दिखती है क्या? नहीं ना। तो एयर हमारा पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये ग्लास स्लैब है सपोज, ठीक है। ग्लास स्लैब, ग्लास मैच बॉक्स जानते हो ना, उतना बड़ा एक ग्लास होता है मोटा सा कि वाइड जैसा, उसको ग्लास स्लैब बोलते हैं। तो मैच बॉक्स, माचिस की तीली का डब्बा, ओके। तो ये सेकंड मीडियम है। तो लाइट जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है, सपोज दिस इज गोइंग लाइक दिस, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करती है, मतलब ये यहाँ से ऐसी जाने लगेगी। जानी कैसी चाहिए थी? ये जब यहाँ से निकली तो इसको ऐसा जाना चाहिए था, बट ये गई कैसे? ऐसे गई, मतलब इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। तो मैं ग्लास स्लैब को एक बार प्रॉपरली बना देता हूँ। सॉरी गाइस, मुझे पता है बैकग्राउंड में बहुत आवाजें आती है, बट क्या कर सकते हैं, है ना। ओके, अब लाइट देखो ऐसी जा रही है, अब यहां से भी ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसी चली है, और देखोगे आप लोग तो जैसे यहां से आई थी वैसे ही लास्ट में निकल रही है। चेंज कहाँ आया? चेंज यहाँ आया। यहां से कैसी जानी चाहिए थी? ऐसी जानी चाहिए थी, बट गई कैसे? ऐसे, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर से, एयर फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम टू ग्लास स्लैब, दिस इज अ ग्लास स्लैब, ठीक है।
तो एयर से लेके ग्लास स्लैब में जाते समय इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, दैट इज बेंडिंग ऑफ रेज। अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं जो बहुत ही आम सा है, लेकिन आम जैसा नहीं है। उसको बड़े से बड़े स्टूडेंट्स कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर निकल चुके कंपटीशन लेवल से स्टूडेंट्स भी उसको नहीं बता पाते। मेरा सवाल ये है कि लाइट बेंड क्यों होती है? चलिए बताइए। लाइट, हाँ आपने बोला देखो ग्लास स्लैब था, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों रिफ्लेक्ट हो गई? दैट्स माय क्वेश्चन। व्हाई द लाइट रिफ्लेक्ट्स? व्हाई द लाइट रिफ्लेक्ट्स? लाइट क्यों रिफ्लेक्ट होती है? बताओ जल्दी बताओ। बड़े बड़े लोगों से आप पूछ लो, कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, गारंटी देता हूँ 90% लोग नहीं बता पाएंगे। यहाँ से लाइट आई, ग्लास स्लैब आया, तो ग्लास स्लैब में वो रिफ्लेक्ट क्यों हो गई? आप बोलोगे ग्लास स्लैब आया इसलिए। नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। और कुछ? नो? सोच लो, थोड़ा पॉज करके थोड़ा सोच लो, क्या पता आपकी इमेजिनेशन मैच कर जाए। फर्स्ट टाइम किसी ने पूछा तो अलग बात है। ठीक है, सो लाइट इसलिए बेंड होती है क्योंकि उसकी स्पीड, ध्यान से सुनना, लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में अलग अलग होती है, चेंज होती है। तो लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में, एयर में, वैक्यूम में, मतलब जब एयर वेयर कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो उस समय उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये उसकी स्पीड है। अब ये ग्लास स्लैब में आ गई तो ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम मतलब डेंस मीडियम, जिसके मॉलिक्यूल बहुत आसपास हो। अब एयर का मीडियम, एयर कैसे मॉलिक्यूल दूर दूर है, ये समझेंगे। रेयर डेंसर समझेंगे, अभी और समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसकी स्पीड घट गई, तो यहाँ तेज थी, यहाँ घट गई, तो स्पीड घटने के कारण ये बेंड हो जाती है। ठीक है, बड़े बड़े लोग से पूछ लेना आजू बाजू, शायद ही कोई बता पाएगा। ठीक है, कमेंट करना फिर बताया या फिर नहीं बताया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स सीख लेते हैं, ग्लास स्लैब अच्छे से बना के, और लॉज देख लेते हैं, है ना। चलिए, सो सपोज यहाँ पे ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब मैंने बताया आपको कि वॉइड जैसा रहता है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। लैब वगैरह में आप अगर जाओगे अपने स्कूल के, तो वहां पे आप लोग देख सकते हो ग्लास स्लैब। तो जो रे ग्लास स्लैब में आकर एंटर करती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंट रे। उसके बाद एक सेकंड जस्ट, हाँ, उसके बाद जो रे यहां से बेंड हो गई उसको हम बोलते हैं रिफ्रेक्टेड रे। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रेक्टेड रे। उसके बाद यहां से जो रे गई, सेम एज, अब हमें चेक करना है कि इंसिडेंट रे एंगल क्या बनाती है रिफ्लेक्टेड रे एंगल के साथ। तो उसके लिए हम एक इमेजिनरी पॉइंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, सॉरी इमेजिनरी लाइन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर भी हम मानते हैं कि वो ग्लास के बीचों बीच स्ट्रेट लाइन है, और उसको हमने नाम दिया है नॉर्मल। काफी नॉर्मल सी लाइन है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसको नाम दिया गया है आई। और यहाँ पे जो एंगल बना इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको नाम दिया गया है आर। ठीक है, नाम वाम देने से कोई वो नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप नॉर्मल बनाओगे। यहाँ पे क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ना, और ये हो गया ई। ई क्या है? एंगल ऑफ एमर्जेंट, मतलब यहां से जो रे निकली इसको हम एमर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है, तो जो रे आई वो इंसिडेंट रे, जो रे फिर गई वो रिफ्रेक्टेड रे, फिर रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से जो रे बाहर गई उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये जो एंगल बनाएगा वही एंगल इसने भी बनाया होगा। ठीक है, आप अपनी बुक में स्केल वगैरह से ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपरली समझ पाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा डॉटेड लाइन से दिखा देना है कि रे ऐसी जानी चाहिए थी पर उसने मनमानी करके ऐसी चली गई। यहाँ से ऐसी जानी चाहिए थी बट वो ऐसी चली गई। ठीक है, तो ये आपका है रिफ्रैक्शन का पूरा लेखा जोखा। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके लॉज क्या हैं। ठीक है, तो दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे
और रिफ्रेक्टेड रे दोनों नॉर्मल के अपोजिट साइड होती है ना, ये नॉर्मल, यहाँ साइड क्या रिफ्रेक्टेड रे और इस साइड क्या इंसिडेंट रे। और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन में रहते हैं, ठीक है। तो दोनों लॉ आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब। और दूसरा लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। देखो ना, ये प्लेन इसी पे तीनों के तीनों। सो दिस इज द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको अच्छे से याद रखने। नेक्स्ट वाले में बोला है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई सपोज 30 डिग्री था और आर आपका सपोज ओके आई सपोज 45 था और आर आपका 30 था। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 2/√2, फाइनली वैल्यू आ जाएगी 2√2/2। ओके हाँ, ये कैंसिल होके वैल्यू आपकी √2 आ जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसा आप लोगों को साइन ए अपॉन साइन आर, ऐसा आप लोगों को आंसर निकालने के लिए पूछा जा सकता है। खैर प्रैक्टिकल वाले ये सब क्वेश्चन थे जो आया करते थे, अभी तो नहीं आते, ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को समझ के रखना है। तो आई होप आप लोगों को लॉस समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, नॉर्मल वगैरह सारे एंगल सारी रेस सब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे सरल शब्दों में अगर हम कहें व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट इज कैपेसिटी टू बेंड द इंसिडेंट रे, ठीक है। मतलब जो भी रे आ रही है उसको कैपेसिटी कितनी है उसकी कि उस रे को बेंड करे, उसकी कैपेसिटी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे यहाँ पे ग्लास स्लैब है, रे यहाँ से आई, इसने ऐसा बेंड कर दिया, तो ये जो बेंड करने की कैपेसिटी है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। एन जैसा आपका ये सिंबल होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैपेसिटी टू बेंड द इंसिडेंट रे। पूरा लिख देता हूं, जो भी रे आती है उसको बेंड कितना वो कर सकता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से कम नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू इसकी 1 होती है, 1 से ही शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। जैसा आप लोग एयर का देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है, आई थिंक 3 ही 0 है, करेक्ट। हाँ, तो ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ना के बराबर है। 1 क्या है, नॉर्मल है, 0.0003 थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे, डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी क्या है उस पे डिपेंड करता है। अगर लाइट की वेलोसिटी कम है उस मीडियम में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अगर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। अब ये समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी होंगी, पहला रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर और डेंसर मीडियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायमंड। एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, रेयर है, दूर दूर है, ठीक है। एयर के मॉलिक्यूल्स देखो बहुत दूर दूर है, इसीलिए तो मैं आर पार देख पा रहा हूं। अगर ये डेंस होते तो कांच जैसा ऐसा लग जाता, मैं कुछ देख ही नहीं पाता। सो दिस इज रेयर मीडियम जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और काफी हल्के होते हैं। डायमंड इसके मॉलिक्यूल बहुत जकड़े हुए रहते हैं, ठीक है, इतनी ही दूरी में एकदम ऐसे एकदम जुड़े हुए रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे, उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, डेंस मॉलिक्यूल्स। तो जैसे डायमंड है उसके मॉलिक्यूल्स एकदम डेंस है, तो अगर डायमंड में लाइट जाएगी तो उसमें उसकी स्पीड काफी कम हो जाएगी जिसकी वजह से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसीलिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 विच इज द हाईएस्ट वन। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मटेरियल का है तो वो डायमंड का है, डायमंड सबसे ज्यादा रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एन क्या होगा, कम होगा। अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा। एयर में वेलोसिटी कितनी है, एयर में वेलोसिटी है 2.99, छोड़ो हम लोग नॉर्मल वैल्यू लेते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है एयर में, ठीक है, ऐसा माना जाता है। खैर वैक्यूम में है ये असली वैल्यू, एयर भी उसको रिफ्लेक्ट करता है बट उतना ज्यादा नहीं करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तब ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है, सीखेंगे अभी आगे आएगा वो सारा कॉन्सेप्ट।
3 × 10⁸ इसकी नॉर्मल स्पीड होती है। अब डायमंड में आया तो मॉलिक्यूल डेंस है, रुकावट तो आएगी ही, तो वहां पे तो ट्रेवल नहीं कर पाएगी लाइट अच्छे से, तो नहीं कर पाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, वो बेंड होगी। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब वहां पे आप लोगों को एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करना है, क्राउन ग्लास का याद करना है, वाटर का याद करना है, अल्कोहल का याद करना है और साथ ही में डायमंड का याद करना है। रिवाइंड करके देख लो मैंने किसका किसका नाम लिया, उनको अच्छे से याद करना। वैसे मैंने सबको याद किया था, बट फिर भी इतना करोगे चलेगा। पूछता नहीं है, ज्यादातर एयर, डायमंड, वाटर इन्हीं का पूछता है, तो उनको ज्यादा अच्छे से करे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का आखिर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि डायमंड में जाके लाइट की स्पीड कम हो जाती है, लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। प्रूफ दिखाओ। अब हम लोग साबित करते हैं कि आखिर डायमंड में लाइट कितनी तेजी से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि डायमंड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है कितना भाई, 2.42। ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं यूनिट होती है वो भी बता देता हूँ। देखो 2n1 का मतलब क्या है, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। अगर ऐसा मामला रहेगा तो हम लिखेंगे v1/v2। अगर इसको मैं लिखूं 1n2 तो इसको लिखोगे v2/v1। v2/v1 कम याद रहेगा। 1n2 अगर यहाँ चेंज करते हो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज करते हो तो ये चेंज हो जाएगा। ये अच्छे से याद कर लो। 2n1 = v1/v2। सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाते समय लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आप फर्स्ट मीडियम में उसकी वेलोसिटी देखेंगे, सेकंड मीडियम में उसकी वेलोसिटी देखेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैंने बोला डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, सेकंड मीडियम में सेकंड से फर्स्ट में जाते हुए। अब डायमंड का कितना वेलोसिटी है वो तो हमें मालूम नहीं है, बट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, मतलब एयर में कितना है, उसको हम 3 × 10⁸ ही कंसीडर करते हैं। जब भी आपको एब्सोल्यूट लिखा हुआ दिखाई दे वहां पे समझ लेना आपको एयर में लाइट की वेलोसिटी लिखनी है। तो v2 हमें पता करना है, डायमंड में कितनी तेजी से ट्रेवल करता है वो हमें पता करना है। तो v2 इसको वहां भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, एक्सचेंज कर दो। तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2.42। समझ गए, निकाल लोगे। अब 10⁸ को साइड में रखो, इसको काटो 2 से, 2.42 × 10⁸। यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो v2 आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 242 × 10⁸। काटो इसको अब, 300 डिवाइड बाय 242, 1 × 242, 58 पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 242 × 2 वैल्यू आ जाएगी 484। ठीक है, मतलब लाइट 1.2 × 10⁸ की स्पीड से ट्रेवल करता है डायमंड में। देखा जादू, देखा कि नहीं जादू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम, वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी मालूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूछेगा और भारी कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ बोलेगा लाइट इसमें इतनी तेजी से ट्रेवल करती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। हमेशा याद रखना v1 आपको एयर का ही लिखना होगा मैक्सिमम केस में। आपको बोला रहेगा कि लाइट एक मीडियम में 1.5 × 10⁸ की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो 1.5 × 10⁸। नॉर्मल क्या है 3 × 10⁸। ये कट गया 1.52 जा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 2 है क्या किसी का नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको पूछ लेता है, रहता नहीं है किसी का। ये क्वेश्चन है सॉल्व्ड एग्जांपल्स में। समझ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा खेल। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखो 2n1 का मतलब है सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाते हुए। जब 2n1 लिखोगे तो फॉर्मूला लिखोगे v1/v2, इतना ही रट लो, ऑप्शन ही मत दो। ऑप्शन दोगे तो ही कंफ्यूजन होगा, है ना। तो v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीडियम, v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर इन सेकंड मीडियम। तो सेकंड मीडियम कौन था, सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे कि सेकंड हम लोगों का एयर था, सॉरी डायमंड था, और फर्स्ट हम लोगों का एयर था। तो एयर का हम लोगों ने वैल्यू रखा, डायमंड का पता करना था, आ गया। ऐसे ही निकाला है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये लाइट को पास कराया गया, उसकी वेलोसिटी मेजर की गई डायमंड में। ये आपको सिखाया जाएगा कि वेलोसिटी मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने के बाद रखी गई वैल्यू और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया गया, है ना। v2 की जगह ये रखो, ये आ जाएगा। समझ गए, नहीं मजा आ रहा है। एक और निकालते हैं, वाटर में कितनी तेजी से ट्रेवल करती है वो भी हम लोग पता करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग अपना हाथ अगर वाटर में डालो या फिर पेंसिल वाटर में डालो तो झिलमिलाते हुए ऐसा लगेगा वो ब्रेक हो गई है, या फिर कभी ऐसा मोटी पतली ऐसा दिखाई देते रहते हैं ना, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा फिनोमेना किसके वजह से होता है, ऑप्शन में देगा रीजलेशन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ऐसे क्वेश्चन देगा, तो आपको लिखना रहेगा रिफ्रैक्शन। ठीक है,
सो यहाँ पे देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, वेलोसिटी ऑफ एयर है 3 × 10⁸ हमें पता करना है वाटर में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। तो 2n1 इज इक्वल टू v1/v2, v1 कितना है भाई 3 × 10⁸, v2 कितना है पता नहीं, 2n1 कितना है 1.33, 1.33 यहाँ भेजो तो v2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन, स्पीड स्लो हो गई 10⁸ को उधर कर दो तो 3/1.33 × 10⁸, 2 जीरो है ना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 डिवाइड बाय 133 × 10⁸। काटो काटो इसको, कितना आएगा 2 ओके 266 30 2.2 × 10⁸ आती है वाटर के अंदर लाइट की वेलोसिटी। समझ गए खेल? निकाल लोगे ना आप किसी का भी आंसर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वेलोसिटी निकाल लेना, वेलोसिटी दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना। क्वेश्चंस मैंने ऐसे आपको करा दिए। अब छोटी मोटी थ्योरी पढ़ते, कूल फैक्ट देखते और फिर लेक्चर समाप्त। चलिए जैसी भी ड्राइंग बनी है, ऊपर रहेगा रेयर मीडियम क्योंकि हवा है ना, और ये डेंसर मीडियम। सपोज ये ग्लास है, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, हवा है ना, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसी आ रही थी और ऐसी रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखो तो। ये मैंने नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल नहीं बना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया है, नॉर्मल बना देता हूँ। तो नॉर्मल, ये ब्लैक वाली लाइन जो है वो नॉर्मल है। यहाँ से देखो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ गई। तो इससे क्या समझ में आता है, ध्यान से देखो तो इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो आर है, ठीक है, नॉर्मल के पास आ रहा है। देखो जो रिफ्लेक्टिव रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो नॉर्मल के पास आ रही है ना। यहाँ पे दूर थी, यहाँ पे दूर थी, देखो दूरी है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हुई तो पास आ गई। तो लाइट, ठीक है, जब भी रेयर से डेंसर में जाती है तब वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपको एग्जाम में ये फिगर दे देगा तीनों और फिर बोलेगा तीनों में क्या समझ में आता है लिखो, तो वही तीनों कॉपी करना रहेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ देखो मुड़ रही है। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें नॉर्मल यहां से हटाओ और यहां पे लगाओ। अब सपोज डेंसर में से लाइट आ रही है ऐसे, तो जब रेयर में जाएगी तो ऐसी चली जाएगी, इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बट आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, वरना बोलेगा रिफ्लेक्ट कहाँ होगी, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, करेक्ट। ओके, तो मैंने आपको ये भी बोला था अगर इसके नजरिए से देखोगे तो ये इंसिडेंट रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड रहेगा, है ना। तो वैसे भी आप लोग लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में वही लिखा है तो मुझे वही लिखना पड़ेगा। खैर इमर्जेंट भी लिखते तो भी गलत नहीं होता। समझना क्या है, ये नहीं समझना है हमें समझना ये है कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, मुझे लिख लेने दो, डेंसर से रेयर में जब भी लाइट जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से वो दूर बेंड होती है ना। ऐसा देखो पास में था, इधर देखो दूर हो गया, पास में था दूर हो गया, है ना। लाइट आई दूर हो गई। तो ये हम लोगों का रेयर से डेंसर में जाते समय होता है। अब अगर लाइट सीधी सीधी आए तो वो सीधी सीधी चली जाती है, जिसको बोलते हैं अनडेविएटेड, ठीक है। डेविएट ही नहीं होती है, वो मुड़ती उड़ती नहीं है, सीधा आती है सीधा चली जाती है, ठीक है। जब लाइट रे हम लोगों की नॉर्मल पे ही गिरती है, नॉर्मल पर ही वो परपेंडिकुलर फॉल होती है, तो वो अनडेविएटेड चली जाती है, रिफ्लेक्ट या फिर कुछ और नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नॉर्मल, डेंसर, रेयर, ये तीनों समझा है तो ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, असली में नहीं है, हम लोग खुद से इसको बना के रखे हुए कि जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन बनता है वो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है, क्योंकि अगर नॉर्मल ही नहीं रहेगा तो एंगल कहां बनेगा, एंगल नहीं बनेगा ना, दैट्स व्हाई। तो नॉर्मल, जब भी इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी, यहां से यहां जाएगी, तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी। जब भी वो नॉर्मली नॉर्मल पर गिरेगी, बाउंड्री पर गिरेगी या नॉर्मल के थोड़ा करीब गिरेगी, तो वो अनडेविएटेड सीधी सीधी चली जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कूल फैक्ट्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि छोटा भीम मूवी जर्नी टू पेट्रा में आखिर राजू और कालिया को मिराज क्यों दिखा था। कहाँ चले गए, टॉपिक पे आओ। ठीक है। मिराज होता क्या है, तो जब भी रोड गर्म रहती है या फिर डेजर्ट में आप जाओगे, वहां पे काफी ज्यादा गर्मी रहती है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज होते रहते हैं।
और जैसे जैसे आप ऊंची हाइट पर जाओगे वैसे वैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा मतलब वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा। तो जब भी सरफेस हॉट हो, हॉट रोड की बात कर लो, डेजर्ट की बात कर लो, या फिर होली फ्लेम का एग्जांपल दिया गया है ना, होली का जो जलाई जाती है उस समय भी, तो जो फायर होता है उसकी वजह से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते रहते हैं उसके हॉटनेस की वजह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, सपोज ये नारियल का पेड़ है, ठीक है, नारियल है तो रियल मत समझना इसको, नारियल। ओके, सपोज दिस इज अ कोकोनट ट्री, यहाँ पे है सरफेस और सरफेस है काफी हॉट। सरफेस हॉट है तो एयर भी हॉट ही होगा, हॉट एयर प्रेजेंट है ऊपर। ठीक है, और इंक्रीज हाइट ऊपर है, ऊपर हाइट में क्या होता है, हवा कोल्ड होती है तो कोल्ड एयर है यहाँ पे। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है हवा का। अगर हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा तो लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी, झुकेगी। यहाँ पे ये लाइट झुकी है ना, लेकिन कॉन्स्टेंटली झुकी है, देखो एकदम कॉन्स्टेंटली झुकी है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है इतना झुक गई है ना। बट यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, घट रहा है, जिसकी वजह से जो लाइट यहाँ से आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, वो लाइट रे हम लोगों की कुछ इस तरीके से आएगी। और हम लोग किस पर है, हम लोग हाइट पर हैं। सपोज यहाँ पे खड़ा है राजू या फिर कालिया, जो भी है, जग्गू, वॉट एवर इज योर फेवरेट कैरेक्टर, छोटा भीम। ओके, ओके, बचपन में मैं भी सोचता था ये सब मूवीज देख के कि आखिर मिराज दिखता क्यों है, 10वीं में पता चला। ओके, तो लाइट रे यहाँ से आ रही है, हमारी आंखों में जा रही है, या फिर जो भी यहाँ पे खड़ा है, तो मैं हाइट पर हूँ। हाइट पर रहने के कारण इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है हवा का। ठीक है, काफी ज्यादा तेजी से ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, घट रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ, तो इस तरीके से लाइट रे हमारे पास आ रही है। ठीक है, बट हमारी आंखें कैसी है, हमारी आंखें सीधा देखती है, हमारी आंखें सीधा देखती है। अब ये लाइट रे आ तो रही है कोकोनट ट्री से, हमारी आंखों में इमेज भी बन रही है, हमारी आंखों में इमेज भी बन रही है, बट उस इमेज को हम लोग देख कहाँ रहे हैं, हम लोगों की आंखें ऐसा तो देखती नहीं है ना। जैसे मैं यहाँ से ऐसा बाहर का सीन ऐसा ऊपर जाता हुआ थोड़ी ना देख लूंगा, सीधा देखूंगा, ऊपर देखूंगा, ऐसा देखूंगा, ऐसा थोड़ी ना देख सकता हूँ जैसा यहाँ पे लिखा है। तो मैं कैसा देख सकता हूँ, मैं ऐसा देख सकता हूँ। ओके, मैं उसको अलग मार्कर से प्लॉट करता हूँ। हमारी आंखें कैसा देखती है, ऐसा देखती है। ठीक है, हमारी आंखें चीजों को एकदम सीधा देखती है। तो मुझे वो पेड़ यहाँ पे दिखाई देगा, मुझे वो कोकोनट ट्री यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और ये भी हॉट सरफेस है, तो यहाँ से लाइट रे, मतलब मेरी आंखों में तो इमेज बनी, यहाँ से उसकी लाइट रेज आई, इस पेड़ की इमेज मेरी आंखों में बनी। क्यों बनी, क्योंकि चेंज होते होते आया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा था लगातार, तो इसलिए हवा से लाइट ऐसे बेंड हुई और ऐसे मेरी आंखों में इमेज बनी। अब आंखों में इमेज बनी तो मैं उसको देख भी रहा हूँ, पर देखूंगा किधर, सीधा देखता हूँ ना मैं, इंसान सीधा देखते, ऐसा 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 देखते नहीं है। तो मैं यहाँ पे उसको देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे नीचे बना हुआ है, और चूंकि मैं हाइट पर हूँ मुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो जमीन के अंदर है। मिराज कहाँ रहता है, मिराज रहता है जमीन के अंदर। ये इमेज कहाँ बनती है, ये इमेज हम लोगों की बनती है इनसाइड द ग्राउंड। बट मैं हाइट पर हूं तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि वो जमीन के अंदर है ना। और मैं कूद पड़ूंगा, पानी पानी पानी, कूदूंगा तो मुंह में गई रेत। ठीक है, तो देखो इसीलिए कहा यह भी जाता है कि जहां पे मिराज तुम्हें दिख गया समझ लो असली झील भी वहीं आसपास है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़ की इमेज आपकी टेक्स्ट बुक में तो जगह पर बना दी गई है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये लाइट रे कुछ ऐसे जाती है और यहीं पे वो इमेज बन जाती है। तो वो पेड़ आपको यहीं दिख रहा है और थोड़ा सा आगे जाओगे तो असली पेड़ है ना। इसलिए कहा जाता है मिराज दिख गया तो असली इमेज भी, सॉरी असली झील भी आसपास ही है। समझ गए मिराज कैसे बनता है, लाइट रेज वहां से आती है और आते आते उसको जाना कैसे चाहिए, ऐसा ग्राउंड में जाना चाहिए, है ना, यहाँ जाना चाहिए। जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमारी आंखों में इमेज बननी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि हवा उसको रिफ्लेक्ट कर दे रही है, तो ऐसे 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 आ रहा है हमारी आंखों में और हम उसको सीधा देखते हैं, तो इसीलिए वो हमें यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, इवेंचुअली थोड़ा और पास में बनेगा, मैं बना ही देता हूँ इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा और बेंड करा देता हूँ, जबरदस्ती मैंने इसको ऐसा करा दिया। ओके, कुछ ऐसा बन जाता है। ओके, तो ये पास में ही हम लोगों का बनता है, तो हम यहाँ पे कूद पड़ते। बट ऐसा कहा जाता है कि अगर मिराज दिख गया तो असली जगह भी आसपास ही है ना। क्यों कहा जाता है, सीधा एग्जांपल आपके सामने है। अब ये इतनी दूरी नहीं होती है, ये 2 किलोमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, पता नहीं कहाँ से वो लाइट रेज आ रही थी बेंड होके, है ना। जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ही तो बेंड होके आ रही होगी वो।
समझ गए अच्छे से? रिपीट कर दूं, रिवाइज करा दूं। देखो लाइट रे यहाँ से आ रही थी, हॉट सरफेस है, हम लोग हाइट पर है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर का बढ़ा हुआ है। लाइट रे कैसी आनी चाहिए थी? लाइट रे इवेंचुअली आपकी लाइट रे यहाँ से आ रही थी ना, इसको ऐसा आना चाहिए था, ऐसा 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 ऐसा। बट ये यहाँ आने की जगह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वजह से ऐसा बेंड हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई और हमारी आंखों में पहुंची, हमारी आंखों में छपी इमेज, हम लोग ने ऐसा देखा तो हमें ये यहाँ दिखाई दिया जमीन के अंदर। क्योंकि हम लोग हाइट पर है तो हमें ऐसा लगा भी नहीं कि वो जमीन के अंदर बना है ना, हमें ऐसा लगा कि वो वहीं पर प्रेजेंट है। और पानी वानी तो जमीन के अंदर ही रहता है, तो हम लोग धोखा खा जाते हैं। ब्रेन है ना, धोखा तो खा ही सकता है। तो इसका कूल फैक्ट आपको बता दो, जब भी आप लोगों को सड़क चमकती हुई दिखाई दे, मतलब एकदम सड़क चमक रही है, तो समझ जाना थोड़ी ही देर में वहां पे मिराज बनने वाला है। कभी अगर सड़क चमकती हुई दिखी हुई है तो कमेंट कर दो, नहीं देखी हुई है तो जाने दो, ठीक है। तो इस तरीके से मिराज बनता है। अब इसका इफेक्ट देखो तारों के चमकने पर भी होता है, ठीक है। देखो होता क्या है, सपोज यहाँ पे खड़ा हूं मैं, जैसा आपके डायग्राम बनाया गया है, सपोज यहाँ पे खड़ा हूं मैं, काफी लंबा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार है, स्टार का जो इमेज है वो ऐसे मेरी आंखों में आ रहा है। अब दोबारा से मेरी आंखें कैसा देखती है? ऐसा तो देखेंगे नहीं, मेरी आंखें सीधा देखेंगी। तो जब मेरी आंखें सीधा देखेंगी तो ये इमेज मुझे यहाँ दिखाई देगी। ये क्या है? ये एपरेंट साइज है। ये क्या है? ये रियल पोजीशन है। एपरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन। एपरेंट मतलब नकली, जो हम देखते हैं, क्योंकि ये ऐसा बेंड होके आ रही है तो हमारी आंखें ऐसी तो है नहीं कि बेंड होके देख ले, तो सीधा सीधा देखते हैं तो हमें वो इमेज यहाँ पर दिखाई देती है। चमकती क्यों है? क्योंकि हवा मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे चेंज होते रहता है एयर का, वैसे वैसे इसकी इमेज जो एपरेंट पोजीशन है वो बदलती रहती है। कभी यहाँ हो जाएगी, कभी यहाँ हो जाएगी, इतना ज्यादा नहीं हो जाएगी, 1-2 मिलीमीटर पोजीशन चेंज होती रहती है ऐसे। तो जब पोजीशन चेंज होती है तो वो मोशन करता है, मूव करता है, तो उसी मूवमेंट के कारण हमें ऐसा लगता है कि स्टार चमक रहा है। चमकता नहीं है, बस वो मूव करता है, ठीक है। जैसे आप लोग मोबाइल में टॉर्च जलाओ, सामने किसी को रखो, उसको थोड़ा सा ऐसा मूव कराओ या फिर कैमरे में रिकॉर्ड करो, तो ऐसा लगेगा वो शाइन कर रहा है। थोड़ा सा मूव कराओ, ऐसा लगेगा चमक रहा है, ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। तो बचपन से सुनते आए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट स्टार से कभी पूछा नहीं कि लिटिल स्टार तुम चमकते क्यों हो, तुम ब्लिंक क्यों करते हो? तो इसी की वजह से करता है। इसका एपरेंट पोजीशन बार बार चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहते हैं? क्योंकि तारे हमसे काफी दूर है, जो सन है, जो मून है, ये सब हमारे काफी करीब है, तो इसके वजह से इनका जो चेंज है वो ज्यादा नहीं होता है। बट तारे काफी दूर है, जिसके वजह से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे ज्यादा असर पड़ता है ना। तो एक और कूल फैक्ट आपको बता देता हूँ, अगर तारे बहुत दूर है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा दूर है तो वो ज्यादा शाइन करेंगे। और जितना ज्यादा नजदीक रहेंगे उतना कम टिमटिमाएंगे या फिर चमकेंगे नहीं, ट्विंकल ही नहीं करेंगे ना। ट्विंकल ज्यादा इजी है बोलना ओके। तो तारे ट्विंकल क्यों करते हैं? मोशन की वजह से, है ना। काफी ज्यादा दूर है हमसे, दूर तो हर कोई है, बट जो बहुत ज्यादा दूर है वो ज्यादा टिमटिमाएगा, जो नहीं दूर है वो हो सकता है टिमटिमाए भी ना, क्योंकि आप लोग कुछ तारे ऐसा देखते होंगे जो चमकते नहीं होंगे, है ना। और कुछ ऐसे होते होंगे जो काफी कम, और कुछ ऐसे होंगे बहुत ज्यादा, है ना। तो होता है यही, हम लोग एपरेंट पोजीशन देखते हैं। इवन सन, इस सन की भी हम लोग एपरेंट पोजीशन ही देखते हैं। आगे मैं वही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका जो मोशन होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के चेंज होने के कारण, उसकी वजह से ये हमें थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आता है और हम बोलते हैं टिमटिमा रहा है, ठीक है। इस तरीके से होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब हम लोग देख लेते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब प्लेनेट क्यों नहीं चमकते? मैंने बोला प्लेनेट कम दूर है और साथ ही में वो ल्यूमिनस भी नहीं है। स्टार्स कैसे? स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस, ठीक है, वो चमक सकते, बट जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स आर नॉट सेल्फ ल्यूमिनस, ठीक है, वो नहीं चमक सकते खुद से, और साथ ही में वो नजदीक भी है, ठीक है। तो इवेंचुअली होता क्या है, जैसे आपका असली सन यहाँ पे है और ये है आपका अर्थ, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, बना देता हूं मैं 3-4, ओके ओके। अर्थ के काफी आसपास एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, यू विल बी नोइंग। तो सन की रियल पोजीशन यहाँ पे है, सन की लाइट ऐसे आती है, ठीक है। सपोज अर्थ में थोड़ा प्रॉपर बना देता हूं ऐसा। अब लाइट यहां से क्या करेगी? बेंड करेगी, तो ये ऐसा बेंड करेगी, फिर और बेंड करेगी, फिर और बेंड करेगी, फिर हम तक पहुंचेगी। तो मैं सपोज ऐसा इतना ज्यादा बेंड नहीं करेगी, तो मैं सपोज यहाँ पर हूं, ओके। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जिसका नाम है चैंपियन,
अब ये लाइट को कैसा देखेगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारी आंखें ऐसी नहीं देखती है, कर्व में नहीं देखती है, वो स्ट्रेट लाइन में देखती है। तो ये कैसा देखेगा प्लेनेट को, ऐसा देखेगा, है ना, सीधा सीधा। तो उसको सन कहाँ नजर आएगा, यहाँ पे, ये है सन, ये भी है सन। फर्क क्या है, ये है एपरेंट पोजीशन, नकली, और ये है रियल। तो याद रखना, जो भी सूरज चाचू को आप देखते हो वो नकली सूरज चाचू है, असली नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है उसके वजह से वो भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करती होंगी, उनका भी कुछ ना कुछ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, इसीलिए लाइट जब ऐसे सीधी सीधी आती है तो ये उनको रिफ्रेक्ट कर देते हैं, झुका देते हैं, जिसके वजह से हम तक पहुंचते पहुंचते वो काफी ज्यादा बेंड हो चुकी रहती है। तो हमारी आंखें सीधा देखती है, तो ऐसे हम उसको यहाँ पे देखते हैं। तो इसीलिए सूर्य आ चुका रहता है, बट उसको हम लोग 2 मिनट बाद देखते हैं, कूल फैक्ट है ना। और जब सूरज ढल जाता है, वो ढल चुका रहता है, फिर भी हम लोग 2 मिनट तक देखते रहते हैं, ज्यादा आते टाइम 2 मिनट और जाते टाइम 2 मिनट ज्यादा, ठीक है। मतलब जब भी आपको लगे अरे अभी सूरज नहीं उगा है, उग चुका है, आप देखोगे कब, 2 मिनट बाद। सूरज अभी ढल चुका है, नहीं ढला है, 2 मिनट तक आप देखते रहोगे, ठीक है। तो कूल फैक्ट ये आप लोगों का कि सुबह सुबह सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही सूर्योदय हो चुका रहता है, लेकिन आपको 2 मिनट बाद दिखता है, इसी वजह से, है ना। सन देखो आ चुका है, मतलब सन यहाँ पे आ चुका है, बट ये जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं भेजूं तो ये यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना। तो सूर्य आने के बाद दिखता है, और जब ढलता है, जब नीचे जाता है तो वो जा चुका रहता है, फिर भी आपको 2 मिनट तक दिखते रहता है। तो ये हो गए थोड़े कूल फैक्ट, थोड़ी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, काफी मजेदार लेसन है, मजा आ रहा होगा, है ना। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और फिर 2 छोटे प्रोसेस। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर को मैं चाहूं तो आधे घंटे में खत्म कर सकता हूं, बट मैं आपको कूल फैक्ट बता रहा हूं, है ना, थोड़ा सा बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी आपके दिमाग में वो चीज क्लिक नहीं होती, इसीलिए। तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है स्कैटरिंग ऑफ रेज इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। हम लोग जानते हैं व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। आप एक कार्डबोर्ड लो गोला सा, उसमें 7 कलर रखो, ऐसा 7 कलर से पेंटिंग करो, खिल्ला लो, खिल्ला पे रख के ऐसा घुमा दो, घुमा के देखोगे ये पूरा व्हाइट नजर आएगा, ठीक है। हम लोग एक बार साइंस सेंटर गए थे, वहां पे हम लोगों ने देखा था ये एक्सपेरिमेंट। तो जब भी लाइट रे किसी मीडियम से पास होती है, सपोज दिस इज दैट मीडियम, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये क्या हम लोगों की लाइट रे है, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डिस्पर्स हो जाएगी अपने कंपोनेंट कलर्स में। वो कंपोनेंट कलर्स कौन है, डिस्पर्स हो जाती है, दैट इज नोन एज विबग्योर। रेड लाइट सबसे कम बेंड करती है, क्यों, क्योंकि बेंडिंग ऑफ रेज डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 700 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। जो जो वॉयलेट लाइट है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा बेंड करती है। इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो रेड लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, वॉयलेट लाइट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, ये आपको अच्छे से करना है याद, ठीक है, क्योंकि पिछले साल बोर्ड में रेड लाइट का पूछ लिया था मैच द कॉलम में। ये सब कूल फैक्ट मैंने समझा था अच्छे से, तो इसीलिए मुझे आ गया। तो यहाँ से लाइट रे गई, ये क्या है, प्रिज्म है। ये न्यूटन ने इन्वेंट किया था कि अगर लाइट रे को हम लोग यहाँ से भेजे और वो अपने कंपोनेंट कलर में बढ़ जाए, फिर उसके बाद अगर हम एक और प्रिज्म यहाँ पे लगा दे, जस्ट उल्टा, अगर एक उल्टा प्रिज्म यहाँ पे हम लोग लगा दे तो ये फिर से बन जाएंगी व्हाइट, हर कोई रिफ्लेक्ट होगा और दोबारा से ये बन जाएंगी व्हाइट। वाह, न्यूटन ने तो यहाँ भी तबाही मचा दी, है ना। मतलब मैकेनिक्स में तो उसका जलवा था ही था, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, बहुत सारी जगहों पर उसका जलवा था। ये भी एरिया नहीं छोड़ा, लाइट में भी आ गया है ना। मतलब कितने सारे कार्य करके गए हैं वो। तो उन्होंने ये खोज की कि अगर एक प्रिज्म से सारी लाइट रे 7 कलर्स में बेंड होती है और उसके आगे एक और प्रिज्म लगा दे तो वो दोबारा से एक कलर बन जाएंगी। आपके घर पे अगर 2 पिरामिड शेप के ग्लास होंगे तो उस पे करके देखना, एक को ऐसा रखना, एक को उल्टा रखना, यहाँ से लाइट रे पे पास कराना, कोई व्हाइट लाइट टॉर्च, छोटा सा टॉर्च पास से पास कराना, तो यहाँ पे साथ में डिस्पर्स होगा, फिर ऐसा एक में बन जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूटन ने इन्वेंट किया था, छोटी मोटी बातें हैं, आपको याद रखना है इसका डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये सब कुछ अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन। आइए अब हम लोग सीख लेते हैं व्हाट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे चार नॉर्मल बनाया है, क्योंकि ये लाइट सोर्स, सपोज ये लाइट है, इसको हम लोग चार पोजीशन से रिफ्लेक्ट करवाएंगे, यहाँ से और फिर यहाँ चारों जगहों से। ठीक है, तो जब मैंने स्लाइड को यहाँ पर भेजा, ओ नो, थोड़ा और ऊपर से भेजना चाहिए था। जब मैंने इस लाइट को ऐसा भेजा तो हुआ क्या, लाइट थोड़ी सी वापस आई, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई। जब मैंने लाइट को ऐसा भेजा, लाइट थोड़ी सी वापस आई, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई। जब मैंने लाइट को ऐसा भेजा तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन गया, ना रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन, कुछ नहीं दिखाई दिया। जब मैंने लाइट को ऐसा भेजा तो यहाँ पे पूरी की पूरी लाइट ऐसा इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये ग्लास स्लैब से बाहर चला गया, बट सपोज यहीं पे ग्लास स्लैब नहीं है, ये आप लोगों का टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, ऐसा सपोज करो। ये वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग जब देखोगे तो आप लोग ये पाओगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जा रहा है। ठीक है, आर कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। तो जब भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री बन जाती है तो उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे देखो तो रेस कैसी हो रही थी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो रही थी, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो रही थी, तो ये पार्शियली हो रही थी, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। देखो लास्ट में क्या हुआ, जब वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो 90 से ज्यादा हो जाती है, जब आर 90 से बड़ा हो जाता है तो पूरी की पूरी लाइट वापस आ जाती है। दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोर्ड एग्जाम 2019 में ऐसा ही फिगर बना हुआ आया था और उसमें एक क्वेश्चन था जो मुझे आज भी याद रह गया, मैंने नहीं दिया था वो पेपर फिर भी। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर कॉल्ड व्हेन इट इज 90 डिग्री। तो उस समय इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और जब ये क्रिटिकल एंगल मतलब ये 90 डिग्री जब 90 से ज्यादा हो जाता है, जब आर 90 से ज्यादा हो जाता है तो लाइट इंटरनली टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है, टोटली ऐसा। और उससे कम रहता है तो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट, थोड़ी सी पार्शियली। ज्यादा कम रहता है तो सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, और ये कब होता है, जब डेंसर, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में हम भेजते हैं ना, ऐसे जा रहा है ऐसा, ऐसे जा रहा है ऐसा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब आर 90 था कुछ नहीं होगा, ज्यादा होगा तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है एक वीडियो की जो काफी तेजी से वायरल हो रहा था यूट्यूब पे, उसमें इतना बढ़िया से डेमोन्स्ट्रेट किया गया इस चीज को कि आपको देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था आपका ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो, ताकि वहां पे रिलेट कर पाओ कि हाँ यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। ठीक है, तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, बट उससे पहले 5 मिनट रेनबो फॉर्मेशन सुन लो, उसके बाद देखो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, वहां रेनबो बन गया, वहां रेनबो बन गया, तो आखिर रेनबो बनता कैसे है, कैसे रेनबो बन गया, आज हम उसका जवाब मिलेगा हमें। ठीक है, तो बारिश होती है तभी हमें रेनबो दिखता है। तो बारिश में छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट है, सपोज छोटी सी बारिश की बूंद है, जिसको मैं मैग्नीफाइन कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सर्कल जैसा नहीं है बट फिर भी मानना तो पड़ेगा ही। चलो मत मानो, मैं सही कर देता हूँ। अरे व्हाट इज गोइंग ऑन, अब इससे बेटर नहीं बनेगा, ठीक ठाक ही है। ठीक है, सो होता क्या है, बारिश हो रही है, लाइट है ना, जब बारिश और धूप दोनों रहती है तभी रेनबो दिखता है। फिर थोड़ी बहुत लाइट और बारिश रहती है तभी रेनबो दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता है ना। तो लाइट रे यहां से आती है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या होता है यहाँ पे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पहला प्रोसेस कौन है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मैंने बोला ना, जब एक मीडियम से लाइट पास करती है तो अपने कंपोनेंट कलर में बट जाती है। 2 ही नहीं है ये 2 नहीं है, ये 7 कलर्स है, बट मैं 2 ही बना रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 7 बनाऊंगा तो खिचड़ी बन जाएगी। लगता है आज जंग होने वाली है, ऐलान हो रहा है। तो यहाँ पे 2 रे है, एक लाइट में कंपोनेंट में बनी और एक ब्लू में, 2।
ठीक है। अब उसके बाद जब ये यहां से टकराएगी तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब सोचो टोटली रिफ्लेक्ट क्यों होगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब देखो, अब ब्लू वाली ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी और रेड वाली भी ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे ही आ गई। अब क्या होगा, अब यहां आने के बाद ये दोबारा रिफ्रेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्रेक्ट होगी। तो अब रिफ्रेक्शन के बाद ये ऐसा निकल जाएगी और रेड लाइट ऐसा निकल जाएगी और ये बन जाएगा आपका प्यारा सा रेनबो। एक लाइट गई, दो लाइट बाहर आई। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा प्रोसेस आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आया, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो ये तीन प्रोसेस मिलकर बनाते हैं रेनबो। समझे कैसे, सबसे पहले एक वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट में जाती है लाइट, पहले हो जाता है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन की वजह से 7 कंपोनेंट कलर में बट जाती है, ठीक है। सपोज 7 कलर में ये बट चुकी है, दिख नहीं रहा है, फिर मन की आंखों से देखो यहाँ पे 7 कलर्स हो चुके हैं। 7 कलर्स में बटने के बाद ये जब यहाँ टकराती है तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और सातों लाइट टकरा के यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद ये ऐसा रिफ्लेक्ट होती है और हमें रेनबो दिख जाता है 7 कलर्स में, दैट इज विविग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखो न्यूमेरिकल दिए जो थोड़ी देर पहले कराया था वही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से आता होगा, ठीक है। पूरा चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ही मजेदार है ना। रियल लाइफ से काफी कुछ रिलेटेड है, काफी कुछ नहीं, सब कुछ रियल लाइफ से ही है, ठीक है। अगला लेक्चर भी रियल लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेड होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में, कैसे आंख कैसे खराब होती है, ह्यूमन आई का फंक्शनिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे कूल फैक्ट्स उसमें भी है, ठीक है। तो हम लोग जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एकदम तबाही चैप्टर है लेंसेज, थोड़ा सा बड़ा जा सकता है बट बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।